हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। ये फिजिक्स का लास्ट सेशन है। इसके बाद फिजिक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला जो शब्द इंड आर्क है किसका नाम है? कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? इसका सही जवाब है आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। इंड आर्क आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की बहु सेंसर अंतर्जलीय वेधशाला है। इसे जुलाई 2014 में स्थापित किया गया था। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सही जवाब है ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। 1 जनवरी 2017 को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा द इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स को लागू किया गया था। यह ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। यह समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अभिसमय तथा अगर बात करें तो पोत, अंतरराष्ट्रीय अभिसमय तथा पोतों से प्रदूषण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय दोनों के तहत अनिवार्य है। पोलर कोड ध्रुवीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले पोतों के प्रासंगिक डिजाइन, निर्माण, उपकरण, परिचालन, प्रशिक्षण, खोज और बचाव दोनों ध्रुवों के आसपास के दुर्गम जल क्षेत्र में परिचालित पोतों के लिए प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण के मामलों को पूरी तरह से समावेशित करता है। 43 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्तेश्वर, सी ऑप्शन। जनवरी 2021 में उत्तराखंड के पहले डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन मुक्तेश्वर, नैनीताल स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्रीय स्टेशन में किया गया। इस रडार की स्थापना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो है या मतलब इंटीग्रेटेड हिमालयन मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत की गई है, IHMP के तहत। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन, आइसोहेलाइन का संबंध बर्फ वर्षा से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को प्रदर्शित करता है। आइसोबार समान वायुदाब वाले, आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले तथा आइसोबाथ समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा दिखाता है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो सही जवाब है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन इसका सही जवाब है, सी ऑप्शन। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेक्लोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। 46 है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं। उक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब है कल्पना चावला को इस कथन का श्रेय दिया जाता है। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, यह कल्पना चावला का ही कथन था।
47, प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था तो कहां पर? नांगल में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, अगर बात करें तो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा देश का पहला भारी जल संयंत्र पंजाब के रूपनगर जिले के नांगल कस्बे में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के परिसर में 1962 में स्थापित किया गया था। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए कि कौन जो अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो एक है प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में जो अनुचुंबकीय है निम्नलिखित में से जो एक है वो है आपका ऑक्सीजन। सी ऑप्शन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। इनके उदाहरण है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, क्रोमियम। ये सभी किसके उदाहरण है? अनुचुंबकीय पदार्थ के। 49 है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है? वह कौन सा धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती, यानी चुंबक में चिपकता नहीं है? सही जवाब है एल्यूमिनियम। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी ये चुंबक के तरफ आकर्षित होते हैं तथा तीव्रता से चुंबक के द्वारा क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है जो केवल अति शक्तिशाली चुंबक के द्वारा ही आकर्षित होता है। 50, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो विद्युत अचुंबकीय है? तो देखिए, अगर बात करें तो विद्युत अचुंबकीय जो है इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, तांबा जो होता है विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। 51, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की तरफ। चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव उत्तर की तरफ होती है, उत्तर की तरफ इंडिकेट करती है। क्योंकि चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, अतः सुई की नोक उसके आधार भाग के द्रव्यमान से कम होती है, इसीलिए वह नोक हमेशा उत्तर की तरफ ही रहती है। दिशा सूचक यंत्रों में चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डरों के टेप जो होते हैं लेपित होती हैं? किसके टेप रिकॉर्डर की टेप जो है लेपित रहती है इनमें से किससे? तो आपको बताना है। देखिए, अगर बात करें तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा रिकॉर्डर के जो टेप होते हैं इस टेप को लेपित किया जाता है। किसके द्वारा? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा। टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। रिकॉर्डिंग के समय ये कण से चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। 53, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है? क्या प्रयोग करती है? विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है। तो स्ट्रोंशियम परमाणु का यह प्रयोग करती है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रोंशियम परमाणु। देखिए, ज्वाइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी एस्ट्रोफिजिक्स अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यानी जो JILA है ये अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ हजार स्ट्रोंशियम यानी चांदी के समान चमकीला सफेद धातु परमाणुओं पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया है। यह ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज्यादा सटीक समय बताएंगी। यह घड़ी सीजियम पर आधारित अमेरिकी समय मानक से ज्यादा सटीक है। 54 है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में जो ऊर्जा मिलती है कैसे मिलती है?
तो याद रखिएगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से जो है इन्हें ऊर्जा मिलती है। डी ऑप्शन। स्वचालित कलाई के घड़ियों को चलाने के लिए ऊर्जा के लिए बैटरी की जरूरत नहीं होती है। ये घड़ी पहनने वालों के हाथ के संचलन से चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। 2 से 3 दिन ये घड़ियां हाथ में नहीं पहनने जाने पर बंद हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 55 है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य जो ऊर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित्र होता है, यानी बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में प्रयुक्त क्रिस्टलीय दोलित्र घड़ी में कंपन उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समय निर्देशित करती है। यही कार्य लोलक घड़ी में लोलक करता है। 56 है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, दाब विद्युत प्रभाव पर। किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहा जाता है। 57 है, MOEMS का पूर्ण रूप है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यानी MOEMS के अंतर्गत विभिन्न उपकरण जैसे ऑप्टिकल स्विच, ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्ट, माइक्रो बोलोमीटर आदि जो है शामिल होते हैं। 58 है, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? रोबोटिक्स के संदर्भ में जो पूमा है वो क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए, अगर बात करें तो पूमा का पूर्ण रूप प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। यह एक औद्योगिक रोबोटिक बाहु है, आर्म है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक ये आर्म है जिसका विकास विक्टर सिनमैन ने किया था। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल घटकों की असेंबलिंग में जो है होता है। 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? पहला है, जैसे खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना और डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने जो है एकत्र करना। तो उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? इनमें से कौन सा सही जवाब है? देखिए, अगर बात करें तो तीनों सही जवाब है। ड्रोन के प्रयोग से इनको सफल किया जा सकता है, डी ऑप्शन। ड्रोन आधुनिक युग की तकनीक का एक नया आयाम है। वर्तमान में इसका उपयोग खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना, खुफिया जानकारी जुटाने जैसे इत्यादि कार्यों में होता है। दिसंबर 2019 में छपे एक लेख के अनुसार खमाम जिला यानी तेलंगाना के किसानों के द्वारा खेतों में पीड़कनाशियों के छिड़काव के लिए ड्रोनों को किराए पर लिया गया था। अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इंडोनेशिया एवं ग्वाटेमाला में ज्वालामुखियों के निरीक्षण के लिए ड्रोनों का उपयोग किया जा रहा है। 2017 में पहली बार उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने जो है एकत्र किए गए। 60 है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कराईकुड़ी 1953, यानी बी ऑप्शन, कराईकुड्डी 1953। सीएसआईआर केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 14 जनवरी 1953 को कराईकुड़ी यानी तमिलनाडु में की गई थी। 61 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा 1909 में, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 1890 के दशक में एक सफल उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भारत में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। तत्कालीन मैसूर राज के सहयोग ने टाटा के स्वप्न को साकार करने में, ड्रीम को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इस प्रकार 27 मई 1909 को भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु अस्तित्व में आया। 62 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए, अगर बात करें इनमें से जो सुमेलित नहीं है, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर यानी अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र बेंगलुरु में दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में नहीं बल्कि वास्को डिगामा गोवा में स्थित है। बाकी अन्य सही सुमेलित हैं। 63 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सूची 1 सूची 2 के साथ एक तरफ सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में अवस्थिति दिया गया, कौन सा संस्थान कहां पर अवस्थित है, मिलान कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा यह है वाराणसी में। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहां पर है? याद रखिएगा वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहां पर है? सॉरी, ये जो है आपका इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है और राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में है और केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान वाराणसी में है, इसको याद रखिएगा। और आपका केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा जो संस्थान है वो कहां पर है? हैदराबाद में है। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जो है अच्छे से रिवाइज हो जाए। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज भी करेंगे। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान जो है ये हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में, डी ऑप्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस बेंगलुरु में स्थित है। 65 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बताइए, केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। हाईटेक सिटी कहां पर है? हाईटेक सिटी हैदराबाद में है। साइंस सिटी किसको बोलते हैं आपको मालूम है? साइंस सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? तो याद रखिएगा थुम्बा तिरुवनंतपुरम में। यानी इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा,
साइंस सिटी कोलकाता और हाईटेक सिटी हैदराबाद। 66 है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है किसमें? एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, मतलब कि जवाब है, करेक्ट ऑप्शन है। माइक्रोफोन एक ध्वनि से वैद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है। ध्वनि से वैद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में क्या करता है, रूपांतरित करता है। कार्बन माइक्रोफोनों के उपयोग के उदाहरण प्रारंभिक टेलीफोन पुनरावर्तकों में मिलते हैं, जिनके कारण निर्वात नलिकाओं के युग से पहले भी टेलीफोन पर लंबी दूरी की बातचीत कर पाना संभव हो सका। 67 ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों के गति के जो नियम थे किसने प्रतिपादित किए थे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, केपलर के द्वारा। याद रखिएगा, ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। केपलर ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। 68 है, सोलेक्स होता है। सोलेक्स होता है, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है सोलर प्लस रिक्शा, यानी सोलर से युक्त रिक्शा जो है ये सोलेक्सा है। तो इसके बारे में अगर बात करें, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। सोलेक्स का एक पर्यावरण मित्र तिपहिया वाहन है, यानी रिक्शा है। यह आंशिक रूप से पेंडल तथा आंशिक रूप से वैद्युत ऊर्जा से चालित है। इसे वैद्युत ऊर्जा एक बैटरी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो कि सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। बिब्लियोमेट्री है क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है आपको बताना है। बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंध उपकरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 70 नंबर है, साइक्लोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किए जाते हैं। क्या उत्पन्न किया जाता है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? तो कृत्रिम मौसम। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। साइक्लोट्रॉन रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित एक उपकरण का ट्रेड नाम है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जा सकता है। 71 एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया था? एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा रुड़की। याद रखिएगा, रुड़की सही जवाब है, ऑप्शन सी में दिया गया है रुड़की। तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1853 में स्थापित थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम 1948 में बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया। 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके इसे भारत का 7वां प्रौद्योगिकी संस्थान घोषित किया। 72 है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? भारत में मीट्रिक जो प्रणाली है कब से इसकी शुरुआत हुई आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1957 से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली यानी दशमलव प्रणाली का आरंभ किया गया। 1 अप्रैल 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। इसके बाद टैकियान से क्या तात्पर्य है? टैकियान से क्या तात्पर्य है? तो टैकियान का जो टैकियान है इसका मतलब है प्रकाश गति से तीव्र गति करने वाले कण। इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में दिया गया है। टैकियान ग्रीक भाषा का शब्द है, वर्ड है। इसका अर्थ है कि ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। 74 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में कैसे जाना जाता है, आपको जो है मिलान करना है। तो देखिए अगर बात करें तो जो पहला नाम है जॉन सी मेथर, इनको किस रूप में जाना जाता है, किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार
2006 के विजेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, जॉन सी मेथर। और माइकल ग्रिफिन का जो संबंध है वह आपका नासा के प्रशासक के रूप में। और पॉल जी एलन का जो संबंध है वह माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। और पियर्स सेलर्स का जो संबंध है बताइए, ये अंतरिक्ष पदयात्री थे। यानी इसका सही जो मिलान दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है, याद रखिएगा। जॉन सी मेथर नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी लेबोरेटरी में वरिष्ठ खगोलविद और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के वरिष्ठ परियोजना वैज्ञानिक हैं। इन्हें 2006 में जॉर्ज अस्मट के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। माइकल ग्रिफिन 13 अप्रैल 2005 से 20 जनवरी 2009 तक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के यानी नासा के 11वें प्रशासक थे। पॉल गार्डनर एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। 1975 में बिल गेट्स के साथ ये जुड़े। पियर्स जे सेलर्स नासा ने इन्हें जो है 1996 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। इन्हें अंतरिक्ष में कुल मिलाकर 34 दिन 23 घंटे 3 मिनट और 56 सेकंड जो है व्यतीत करने का अनुभव प्राप्त हुआ, जिनमें अंतरिक्ष पद यात्रा भी सम्मिलित है। 75 है, राजा रमन्ना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजा रमन्ना के बारे में आपको बताना है। कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे 4 कथन है राजा रमन्ना के बारे में, इनमें से कौन सही है? देखिए, राजा रमन्ना के बारे में अगर बात करें तो पहला कथन है आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों के टीम का वह निर्देशक अधिकारी था। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दूसरा, 1975 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया, सही है। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज मंत्री बनाया गया, यह भी सही है। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नामक पुस्तक की लेखन किया, यह भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राजा रमन्ना एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण यानी स्माइलिंग बुद्धा करने वाले ये वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किया था। 1975 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में पीवीसी सरकार में पीवीसी सरकार थे, इस सरकार में राजा रमन्ना को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। और डॉक्टर राजा रमन्ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। परमाणु भौतिकी के साथ साथ संगीत और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। संगीत उनके दिल के बहुत करीब था और इसी कारण उन्हें इस विषय पर एक पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम भी लिखी 1993 में। इसके बाद 76 है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का उपयोग बताइए किसमें किया जाता है? सही जवाब है खदानों के वेधन में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया, देख लेते हैं। वाटर जेट प्रणाली में पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। इसका अनुप्रयोग खदान उद्योग से लेकर वैज्ञानिकी तक में किया जाता है। इन उद्योगों में यह काटने, आकार देने और वेधन कार्य में उपयोगी है। 77, लेसर बीम का उपयोग होता है। लेसर बीम का उपयोग किस में होता है? देखिए, अगर बात करें तो जो ऑप्शन देना चाहिए इसमें सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है। चिकित्सा के क्षेत्र में लेसर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील शल्य चिकित्सा जैसे कॉर्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। यह किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर और मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल की जाती है। 71, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, अगर मिलान कीजिएगा, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, यानी ए का थर्ड। जीन थेरेपी का जो संबंध है किससे है? जीन थेरेपी का जो संबंध है वह है रक्त रोगों के उपचार से। और क्रायोनिक्स का जो संबंध है किससे है? क्रायोनिक्स, इसका संबंध है पुनर्जीवित करने के लिए जीवित पिंडों का जमन, यानी सी का सेकंड। और कोबाल्ट 60 ये कैंसर उपचार के लिए उपयुक्त है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, शुष्क बर्फ मूलतः जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है
कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। क्रायोनिक्स कम तापमान पर इंसानों और जानवरों के शरीर को संरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीनों को निकालकर रोग मुक्त बनाया जाता है। 79 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? सही जवाब है एडोब का संबंध हार्डवेयर से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एडोब सिस्टम्स कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो कथन सत्य है वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जॉन्स हॉपकिंस का जन्म 19 मई 1795 को मैरीलैंड में हुआ था। वे जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय तथा जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल के संस्थापक थे। होम्योपैथी उपचार के प्रणेता डॉक्टर हैनीमैन थे और 12 फरवरी 1809 को जन्मे चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश पर्यावरण वैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादित किया। कार्बन मोनोऑक्साइड को पौधे ग्रहण नहीं करते हैं, यह प्रदूषण उत्पन्न करती है। वास्को द गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। इनके द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूरब के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए थे। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। 81 है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। किस सिद्धांत पर ऑटो हान ने अणु बम की खोज की? इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर ऑटो हान ने अणु बम की खोज की, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ऑटो हान ने अणु बम की खोज नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर की। वर्ष 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान तथा एफ स्ट्रॉसमैन ने ज्ञात किया कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 82 एटम बम के सिद्धांत पर जो आधार होता है वो क्या है? एटम बम के सिद्धांत का जो आधार होता है वो कौन सा आधार होता है? देखिए, अगर बात करें तो एटम बम के सिद्धांत का जो आधार होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 83 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? 1945 में नागासाकी में यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो विस्फोटक था प्लूटोनियम, सी ऑप्शन। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। 84 किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? तो सही जवाब है अमेरिका, सी ऑप्शन। 29 अप्रैल 1953 को अमेरिका के लॉस एंजल्स टेलीविजन स्टेशन KECA ने एक साइंस फिक्शन कार्यक्रम स्पेस पेट्रोल का एक एपिसोड 3D में जो है प्रसारित किया था। यह विश्व में पहला 3D टेलीविजन प्रसारण था। जनवरी 2012 में चीन ने अपना 3D टेलीविजन चैनल प्रायोगिक तौर पर आरंभ किया था। 85 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कुछ कथन दिए गए, 4 कथन है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। इनमें जो पहला कथन है ये कथन जो बिल्कुल सही है। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग आंगिक प्रदर्शन में है। और दूसरा, मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा चौथा सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए अगर बात करें तो द्रव क्रिस्टलीय पारदर्शी एक पतला सपाट डिस्प्ले है जो टेक्स्ट, छवि, वीडियो आदि को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदर्शित करने के काम आता है। मोडेम कंप्यूटर और फोन लाइन से जुड़ी एक डिवाइस है जो फोन लाइन के एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में तथा कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलती है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में स्थित है, जबकि प्रादेशिक केंद्र कोची, मुंबई तथा विशाखापत्तनम में स्थित है। वर्जिनिस 70 एक पीला बौना तारा है। वर्जिनिस 70 जो है क्या है, एक पीला बौना तारा है जो मतलब कि याद रखिएगा वर्गो नक्षत्र से 59 प्रकाश वर्ष के दूरी पर स्थित है। 86 द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें? द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो कलाई के घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में, यानी उपयुक्त सभी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। द्रव क्रिस्टलों का प्रयोग कलाई घड़ियों में तथा प्रदर्शन युक्तियों में तथा शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटरों में होता है। 87 है कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन यानी डिजिटल डिस्प्ले मतलब कि सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शकों की तुलना में OLED प्रदर्शन किस प्रकार लाभकारी है? पहला है OLED प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक अवसरों पर OLED प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक अवस्तरों याद रखिए इस पर संविरचित किए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतस्थापित ऊपरी वेलनीय याद रखिएगा ऊपरी वेलनीय प्रदर्शन यानी रोल अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। तीसरा है OLED के प्रयोग से जो है पारदर्शी प्रदर्शन संभव है। इनमें से OLED के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें तीनों सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड ही होता है, LED होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रतिदीप्त उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। OLED डिस्प्ले लचीले प्लास्टिक अवस्तरों पर मतलब कि जो अवस्तरों पर कह सकते हैं संवितरित किए जा सकते हैं, इसीलिए पहला सत्य है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतस्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। साथ ही OLED के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले का निर्माण संभव है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 88। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात यानी पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेदन 1080p का अर्थ है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का क्या है? तो सही जवाब है 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स यानी बी ऑप्शन। 1080 पिक्सल को फुल HD रेजोल्यूशन के रूप में जो है जाना जाता है। यह 1920 इंटू 1080 पिक्सल का डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन से यह पता चलता है कि किसी डिस्प्ले में चौड़ाई और ऊंचाई यानी विड्थ और हाइट प्रारूप में कितने पिक्सल होते हैं। 89 निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मोटर गाड़ी के जो इंजन होते हैं इनको ठंडा करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है रेडिएटर का। ठीक है, रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ बोलने, झूठ का पता लगाने, जो झूठ बोलते हैं इनका पता लगाने के लिए यह एक यंत्र है। टरबाइन के द्वारा जो टरबाइन होता है इसके द्वारा बहते हुए द्रव के गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जो है यह यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करता है। और स्क्वाड्रेंट नौ संचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है। प्रश्न संख्या 90 मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से कैसी संबंध में एक क्रांति ला दी है, आपको बताना है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में किससे या कैसी क्रांति ला दी है, उनका जो संबंध है किस क्रांति से आपको बताना है। लोगों के आवागमन के संबंध में है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों के संवेदनशीलता के संबंध में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो पहला और दूसरा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों के आवागमन के नए नए साधन जो है प्राप्त हुए हैं।
इसी के साथ हमारा फिजिक्स पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगले सेशन में जो है केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है परमाणु संरचना, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, इसके बाद फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।